हेलो। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट करा था। नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन करे थे हमने लास्ट में, है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, वो क्वेश्चन आपने करा होगा। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक संख्या है ऐसी जो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ती जा रही है, 10 11 12 इस तरीके से, और उसके अंदर 125 डिजिट्स हैं, शायद यही था। ऐसा ही कोई क्वेश्चन था। आपको बताना था कि इसके लास्ट के 3 डिजिट्स बताने थे इस संख्या के, क्या होंगे, है ना। तो देखो, करना क्या है, वही कहानी। हमें एक चीज के बारे में नॉलेज है यहाँ से कि जो हमारा 1 से 9 तक के नंबर हैं उनको लिखने में हमें कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है, 9 डिजिट की। और 1 से 99 के अगर नंबर लिखने हैं तो हमें डिजिट्स वहां चाहिए होते हैं 189 डिजिट्स। और 1 से 999 नंबर अगर लिखने हो तो डिजिट्स कितने चाहिए, 2889 डिजिट। ये बात हमारी यहाँ से हो चुकी थी। तो चलो देखो, यहाँ से अब कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। क्या है कहानी? तो वही कहानी, यहाँ कितने हैं, 125 डिजिट्स हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये 125 डिजिट्स हैं, तो अभी ये क्या है, 189 से छोटा है। कि ये डिजिट्स जो हैं 189 से तो छोटे हैं, तो इसका मतलब जो मेरा नंबर है 99 से छोटा रहा होगा। तो 99 से अगर वो नंबर मेरा छोटा है तो जाहिर सी बात है वो नंबर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, 1 से लेके 99 के बीच में ही होगा, है ना। तो देखो, क्योंकि 9 डिजिट से ज्यादा है और 189 से कम है, तो वो 99 से छोटा और 1 से बड़ा मेरा जो है नंबर रहा होगा, एक तरीके से कि वो संख्या कहाँ तक गई होगी, इन्हीं के बीच में वो गई होगी। तो 1 2 3 4 इस तरीके से हम लिखते गए। जैसे ही आपके 125 डिजिट्स कंप्लीट हुए, आपने लिखना बंद कर दिया और बताना है कि लास्ट के कितने डिजिट, 3 डिजिट आपको बताना है उस संख्या के। तो हमने क्या करा कि जब मैंने 1 से 9 तक के नंबर्स लिखे, हर एक में एक डिजिट था, तो मैंने यहाँ से 9 डिजिट्स जो है मेरे यूज कर लिए। 125 टोटल थे करने, जिसके अंदर मैंने 9 कर लिए, तो मेरे पास अभी कितने शेष हैं, है ना, 116 मेरे पास बचे हुए हैं, 116 डिजिट। जैसे ही मैं अगला नंबर लिखूंगा वो है 10, और यहाँ से आपको एक बात पता चल गई कि भाई हर एक में कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट यहाँ होंगे। और एक संख्या लिखने के लिए आपको कितने डिजिट चाहिए, 2 चाहिए, और यहाँ आपके पास टोटल कितने हैं, 116। तो 2 अंकों से मिलके एक संख्या बनेगी, तो 116 से यहाँ कितनी संख्याएं बन जाएंगी, 58 संख्याएं ये होगी। 9 संख्याएं आप पहले लिख चुके हो, तो 9 आप लिख चुके हो, 58 ये हुआ, तो कितना हो गया, 67। तो ये गिनती जो है कहाँ तक चली होगी, इस तरीके से क्या होगा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 10 आया होगा, 12 आया होगा, इस तरीके से 51 52 आया होगा, उसके बाद 63 64 65 66 और 67 लिखते ही आपके जो कितने हैं, जितने भी आपके नंबर थे वो सारे के सारे क्या हो गए, वहां कंप्लीट आपने जो है यूज कर दिए, जितने भी डिजिट्स आपके थे। तो जैसे ही आपसे पूछा गया कि लास्ट के 3 डिजिट बताओ, तो आप कहोगे कितने हैं, 667 आपके लास्ट के 3 डिजिट्स यहाँ से हो जाएंगे। तो ये नंबर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। अब देखो, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ से क्वेश्चन का एक और चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, समझो जरा, है ना। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, है ना, यही इसका सोल्यूशन होगा। देखो जरा, कि मान लो जैसे यहाँ लिखा हुआ था कि ऐसे चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 आप लिखते चले गए, और अभी आपके पास मान लो होते 116 डिजिट ही होते, मान लेते हैं, है ना। कितने डिजिट हैं, 116 डिजिट्स हैं। आपको इस संख्या के बताने हैं लास्ट के अंतिम 3 अंक कौन से होंगे। यहाँ से लास्ट के 3 डिजिट अगर आपको बताने हो तो कैसे बताओगे, समझो जरा कहानी। पहला काम हमारे पास क्या है, हमें पता है कि भाई ये 189 से छोटा है, तो ये संख्या 99 से छोटी और 1 से बड़े पे जाके कहीं खत्म हो रही होगी। तो समझो वही कहानी। पहला काम हम करेंगे यहाँ से एक चीज, कि 1 से 9 तक के नंबर हमने लिखे। जैसे आपने लिखा कि यहाँ तो हर एक के अंदर भाई साहब कितने डिजिट है, एक डिजिट है, और यहाँ से 9 डिजिट हमारे यूज हो गए। तो हमारे पास बचे कितने, यहाँ से बचे हमारे पास 107 डिजिट। अगला नंबर हम लिखते हैं 10। तो हर एक के अंदर यहाँ से 2 डिजिट आपको चाहिए होंगे लिखने के लिए। तो 2 डिजिट आपको चाहिए, आप लिखोगे कितना, आपके पास है 107। और हर एक दो संख्या, 2 डिजिट जो हैं यूज होते हैं एक संख्या को लिखने में, आपके पास 107 हैं। तो आप देखोगे यहाँ से आप 106 तो पूरा डिवाइड होता है, 106 को अगर डिवाइड करोगे तो 53 नंबर्स तो क्या कर रहे होगे, 53 संख्याएं आप यहाँ से पूरा लिख पाओगे।
पर एक डिजिट यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा। एक एक्स्ट्रा बच जाएगा तो समझो, अब देखो 53 तो पूरे नंबर है, 9 नंबर पूरे ये हुए, 53 ये हुए, तो टोटल कितना हो गया, ऐड करोगे तो 62। तो ये संख्या कुछ ऐसे चल रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 60, 61, 62। और जैसे ही मैं, क्योंकि अगला नंबर क्या है 63 लिखना था मुझे, पर आपको पता है कि वहां तो हमारे पास 63 लिखने में कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, पर आपके पास बचा हुआ कितना है, 1, तो ये 3 आप टाइप नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि यहाँ 2 डिजिट शेष बचते तो ये पूरा लिखा जाता, पर यहाँ 2 डिजिट हमारे पास नहीं बचे, तो इसलिए आपके पास एक डिजिट बचा है। तो 63 में आप 3 तो लिख ही नहीं पाओगे, क्या लिख पाओगे, सिर्फ 6 टाइप होते ही आपके जो हैं 116 डिजिट यूज हो जाएंगे। तो ऐसे में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इतना ही नंबर लिखना पड़ेगा। तो अगर आपसे लास्ट के 3 डिजिट्स यहाँ से पूछे हैं, तो आप कहोगे 626, ना कि 263, है ना। तो ध्यान रखना है, जब भी रिमाइंडर बचेगा तो जितने एक्स्ट्रा डिजिट होंगे, आगे लिखा जाने वाला नंबर आपको क्या करना है, बस वही लेना है जितने डिजिट आपके पास रिमाइंडर में बचते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कई बार घबराना नहीं है कि ये तो 2 से कट नहीं रहा पूरा, रिमाइंडर एक बचे, 2 बचे, तो आगे आने वाली संख्या में मान लो कोई हम ले रहे होते 3 डिजिट का वो नंबर होता, अगर हर एक संख्या मान लो वो 100 की इस वाले रेंज में होती, तो अगर मान लो आपको 101 लिखना होता, पर आपके पास बचे हुए लास्ट में 2 डिजिट बचे हुए हैं, तो फिर आप क्या लिखोगे, 10 लिख दोगे, आपके पास लास्ट का एक लिखने के लिए नहीं बच रहा होगा। तो इस तरीके से भी ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन बन सकते हैं नंबर्स पे। तो आज जो है हम क्या पढ़ रहे होंगे, ये तो बेसिक से कुछ क्वेश्चन थे जो नंबर्स पे बेस्ड आपको नंबर की नॉलेज दिखाने के लिए कि कैसे नंबर पे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपकी समझ के बेस के ऊपर भी जो है बनाए जा सकते हैं, वो वैसे ही नंबर हैं। इसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चन और हो सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में जब बहुत गहराई में हम चले जाएंगे। धीरे धीरे करके हम सबसे पहले आज सीखेंगे कि नंबर्स जो है हमारे वो है क्या बेसिकली, है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, समझिएगा जरा, इसको हम कहेंगे नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन है ये हमारा। यहाँ आपको दिखता है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस तरीके से इस तरफ जाओगे तो सारे पॉजिटिव वाली चीजें, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। और नंबर लाइन जो है हमारा क्या है, कि किसी भी नंबर को कैसे दिखाया जाना है ये हमें नंबर लाइन बताती है। कि अगर मैं आपको कह दूं 3.5, 3.5 अगर मैं कह दूं, तो वो क्या होगा, 3 से तो ज्यादा होगा और 4 से कम, तो कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा मेरा 3.5, है ना, 3.5। तो ये किसने बताया, ये बताया हमें नंबर लाइन ने, कि नंबर की जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये हमें बताता है नंबर लाइन, है ना। और जो नंबर्स होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक पहला रियल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक, है ना। रियल से आपको पता चल गया कि जो चीज है वास्तविक है। और एक जो होगा, है ना, इमेजिनरी हम कह देते हैं जिसको, कि जो क्या है, इमेजिनेशन में है। अब समझो जरा रियल और इमेजिनरी। रियल तो क्या है, रियल का कहने का मतलब ये है, ये जो आपकी नंबर लाइन है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई इसके अंदर +3 कहाँ है, तो आप कह दोगे ये रहा, +2 कहाँ है, ये रहा, -2 कहाँ है, ये रहा। तो ये रिप्रेजेंट होने वाले नंबर्स ही हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वास्तविक नंबर। कि जिस नंबर को मैं कहूँ कि मान लो आपसे कह दूं 2.1, तो आप कहोगे जी ये 2 से बड़ा हुआ और कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा 2.1 मेरा। तो ये 2.1 भी क्या है, मेरा रियल नंबर है, वास्तविक। वैसे नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहाँ, नंबर लाइन के ऊपर, तो वो सारे के सारे नंबर मेरे क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं उनको कहेंगे। और ये जो होती हैं हिंदी में, इनको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। और काल्पनिक से आपको पता चल गया कि ये सिर्फ कल्पना में है, रियल में नहीं है। कि जैसे मैं आपको कह दूं -√, कभी देखा आपने, नहीं देखा, तो ये क्या है, मेरा सिर्फ इमेजिनेशन में संभव है, ऐसे नंबर रियल नंबर नहीं होते, है ना। ऐसा हमने यूज भी नहीं करा होगा, तो इनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो अब देखो, जब ये है ही नहीं तो इनका तो क्लासिफिकेशन आगे होना नहीं, तो क्लासिफिकेशन किसका होगा, रियल नंबर्स का होगा। और रियल नंबर्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 चीजों के बारे में, है ना। रियल नंबर भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक हम कहते हैं जिनको रेशनल, और एक कहते हैं इरेशनल, है ना। रेशनल कहने का मतलब क्या है और इरेशनल कहने का मतलब क्या है, समझाता हूँ, जरा समझिए,
है ना। देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं? वैसे नंबर जो एक ये भिन्न की फॉर्म होती है पी बाई क्यू, है ना, इसको हम कहते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर डिनोमिनेटर, है ना। अगर ये इनको लिखने का तरीका है बस। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, इस पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको इस तरीके से दिखाया जा सकता है, वो सारे के सारे क्या है मेरे रियल नंबर है, जिनको हिंदी में कहते हैं प्रीमेय संख्याएं, है ना, प्रीमेय संख्याएं। और वैसी संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में आप नहीं लिख पा रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर, हिंदी में इसको कहते हैं अप्रिमेय संख्याएं। और दूसरी बात यहाँ ये भी ध्यान रखना है आप, ये अगर लिखा हुआ है क्यू, तो ये क्यू कभी भी हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, है ना, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, पी बाई क्यू। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ लिखा हुआ 5/3, तो ये 5/3 आपका क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं कह दूं 2/5, वो भी आपको क्यू बाई उसमें लिखा हुआ है। कह दूं मैं √9, √9 को जब आप खोलोगे तो क्या बनेगा, 3 और 3/1, कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो उसके नीचे क्या होता है, ऑटोमेटिकली 1 होता है, इसलिए वो भी क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। कि मैं कह दूं 22/7, तो आप कहोगे वो सारे के सारे मेरे रेशनल नंबर हैं। और जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे के सारे क्या है, इरेशनल। जैसे मैं आपको कह दूं कि कोई नंबर है इस तरीके से लिखा हुआ, और ये इसका अंत ही नहीं हो रहा, कह रहा है अनंत पॉइंट तक ये चला जाता है, तो इसको कैसे हम लिखेंगे, कि मान लो मैं 0.5 आपको दे दूं, तो 0.5 को आप कह दोगे कि यहाँ एक के बाद पॉइंट जो है, तो मैं 5/10 कर दूंगा, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जब मुझे पता ही नहीं है कितने पॉइंट के बाद ये आगे कितने पॉइंट तक चला जाएगा, जब इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इसको नहीं लिख सकता, ये क्या मेरा इरेशनल नंबर। जैसे मैं कह दूं √2, है ना, अब जैसे √2 की वैल्यू 1.414 इस तरीके से चलता चला जाता है, कहीं उसका जाके एंड ही नहीं होता। जब एंड ही नहीं होगा तो हम कैसे लिख देंगे कि भाई इसके नीचे 1000 करूं, 2000 करूं, क्या करूं इसके डिनोमिनेटर में। जब ऐसा नहीं पता चल रहा तो ये सारे के सारे क्या है, प्रीमियम हम नहीं लिख पा रहे। जैसे अब डिबेटेबल क्या है, यहाँ लिखा हुआ 22/7, और यहाँ मैं लिखता हूँ पाई। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.141592, इस तरीके से चलती चली जाती है। तो ये बताइए कि 22/7 भी आपने पाई की वैल्यू पढ़ी हुई है, और ये भी वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, तो पाई कहाँ आएगा? पाई रियल नंबर में रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा? तो आप क्या कहेंगे फिर, सोचो जरा। अब जैसे मैं नहीं लिख पा रहा हूँ कि कितने पॉइंट तक ये चलता ही चला जाता, 22/7 तो क्या है एक्चुअल में, अगर आप जाओगे 22/7 तो कैसे लिखेंगे 22/7 को, जब हम भाग कर रहे होंगे इस तरीके से, तो 7×3 = 21, एक बचेगा। फिर हमारा जो है एक पॉइंट के बाद 1 4 इस तरीके से चलता चला जाता है, इसका एंड नहीं होगा। तो मैं नहीं कर पा रहा इसके नीचे की कितने इसके बटे में करूं, तो ऐसे में क्या है, इरेशनल नंबर होता है आपका पाई। ध्यान रखेंगे आप कि पाई मेरा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। चलो आगे बढ़ जाते, अब आता है डेसिमल, दशमलव संख्या है। डेसिमल आपने देखा होगा कि जैसे 3.5 इस तरीके से लिखा हुआ है, डेसिमल हमारा होता है दशमलव। 10-10 के रिस्पेक्ट में चलती है कहानी, किसी नंबर के बटे में 10 हो, जैसे किसी के बटे में 10 है तो वो 3.5 है। अगर इसके बटे में मैं 100 कर दूंगा तो 0.35 हो जाएगा। तो ये सारा क्या है, आपका डेसिमल दिखाता है। अब डेसिमल भी कई तरीके के होते हैं, सबसे पहला जो आता है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब, हिंदी में इसको कहते हैं वैसे शांत। शांत का मतलब क्या है, ये शांत हो जाता है। कैसे हो जाता है, कि मान लो कहीं लिखा हुआ है 1/2, अगर लिखा हुआ है तो मैं इसको 0.5 क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये शांत हो गया। शांत होने का मतलब इसको पता है कि जीरो के बाद एक ही अंक है और एक पॉइंट लगेगा, तो ये शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि इस तरीके से 100 लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो 0.73। कहीं लिखा हुआ मान लो 68 भाई, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, 0.68। तो ये क्या है सारे, ये एंड हो रहे हैं भाई, है ना, इनका एंड आ जाता है, शांत हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर में भी टर्मिनेटिंग। और अगर क्या हो,
कि कोई नंबर ना तो टर्मिनेट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत हो, हिंदी में कहेंगे अशांत। उसके साथ साथ क्या हो, एंड रिपीटिंग, और क्या कर रहा हो, रिपीट भी कर रहा हो, रिकरिंग भी इसको कह देते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। अब समझो ये कैसे, कि मान लो कोई नंबर लिखा हो 1/3, तो आप इसको करते चले जाइए, 1 3 3 3 3 3 3, ये बढ़ता चला जाएगा। कोई नंबर लिखा हो इस तरीके से कि 0.565656, इस तरीके से रिपीट करता चला जा रहा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 56/99, है ना, बार बार जिसको हम कहते हैं। तो ये सारा क्या है, इसको लिखने के तरीके हैं। कोई नंबर इस तरीके से रिपीट कर रहा है, मान लो इस तरीके से कोई लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 1 3 7 1 3 7 1 3 7, इस तरीके से रिपीट करता चला जाएगा, अनंत टाइम तक ये रिपीट करता है, इसलिए। अब देखोगे यहाँ एक चीज आप गौर करना, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ 3 3 3 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग होते हैं। इनका भी क्या है, अशांत है, शांत नहीं हो रही, ये नहीं पता कि कितने पॉइंट के बाद ये जो है शांत हो जाएगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है और रिपीट करने वाले नंबर हैं। इसके अलावा जो होंगे उनको हम कहेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो क्या होंगे, शांत हो रहे होंगे कभी, है ना, नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी ना करें। ऐसे नंबर कैसे होंगे, जैसे कोई नंबर लिखा हो 1 3 5 4, इस तरीके से वो चलता चला जा रहा है ना, कि जैसे रूट 2 है, 1.414, इस तरीके से चलता चला जा रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ सारा क्या है, ना तो यहाँ तो क्या कहते हैं, नंबर रिपीट कर रहे थे, 3 3 3 5 6 6 5 6 5 6, इस तरीके से, है ना, चलता चला जा रहा था। या 1 3 7 1 3 7 जो है पॉइंट के बाद रिपीट करता चला जा रहा था, पर यहाँ देखोगे तो ना तो सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, ना ही इसका ये पता चल रहा है कि भाई ये कहीं जाके शांत हो जाएगा, इसके सेम पॉइंट आप लगा दोगे। तो यहाँ सारी चीजें आप देख पा रहे होगे क्या, कि हम इसको ना तो शांत कर पा रहे हैं कि इसके नीचे इतने पॉइंट लगा दें बात हमारी खत्म हो जाए, तो इसको हम कहते हैं, ये एक तो है अशांत, और ना ही रिपीट कर रहा है ना, समझना। अब देखो यहाँ आपने पढ़ा 1/2, यहाँ आपने पढ़ा 1/3, अभी पीछे हम पढ़ के आए कि ये दोनों कैसे नंबर होते हैं, इनको हम कहते हैं रेशनल नंबर, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स में आते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। कई बार नॉर्मल जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं उन पे भी क्वेश्चन देखे गए हैं, 4 स्टेटमेंट देगा, उनमें से कभी रॉन्ग पूछ लेता है, या पूछ लेता है कि इनमें से इस तरीके से ऑप्शन बता देगा कि ये वाला सही है, ये वाला सही है। कुछ क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा जो पहले पेपर में आए हुए हैं। अभी तो क्या है कि देखो मैथ्स इजी हो गया है, पहले के मुकाबले अगर आप देखोगे ना, चीजें काफी इजी हो गई हैं आपके लिए। पहले 200 मार्क्स का जब हो रहा था ना मेंस, तो आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी, एक अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल प्लस आपकी प्रैक्टिस प्लस आपकी स्पीड, सारी चीजें वहां चेक होती थी, आपकी कैलकुलेशन, आपका सोचने का नजरिया, सब चीजें वहां चेक हो जाती थी। पर यहाँ क्या है, अब चीजें कुछ कुछ हद तक शांत है आपके, है ना, ज्यादा हार्ड नहीं रही है, अब चीजें आसान है, बस आपको चीजें आनी चाहिए, और जल्दबाजी भी इतना ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक ठीक सा आप पढ़ दो सारी चीजें, तो आपके लिए इजी ही हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम दो चीजें पढ़ रहे होंगे, एक को हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स, है ना, नेगेटिव इंटीजर्स, एक कह दो पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, कि जो क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक संख्याएं जो होंगी, कि मान लो ये कहाँ से कहाँ तक होंगी, माइनस इन्फिनिटी से चलेंगी, इस तरीके से -3 -2 -1, तो ये इस तरीके से चलती हुई आएंगी। पॉजिटिव जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो क्या होंगे, 0 1 2 3, ये सारे क्या है, इस तरीके से चलते चले जाएंगे, और प्लस इन्फिनिटी तक हमारे क्या होंगे, ये चलते चले जाएंगे। जीरो जब इनके अंदर आ जाते हैं, इनको हम होल नंबर भी कह देते हैं, है ना, होल नंबर भी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, बेसिकली सिंपल सा क्लासिफिकेशन है कि नेगेटिव नंबर, ये बस ये ध्यान रखना, माइनस इन्फिनिटी, है ना, माइनस में कोई भी टर्म जो है, अगर मान लो यहाँ -1 लिखा हुआ है, तो -3, अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो हमेशा आप क्या कहोगे, -1, क्योंकि एक तो आपको किसी के 3 रुपए देने हैं, किसी का 1 रुपया देना है, तो किसके कम देने हैं एक तरीके से आपके, है ना, क्योंकि कर्जे में कितना है, यहाँ कर्जे में आप ज्यादा है, मतलब माइनस में ज्यादा है। तो माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है उतना छोटा होता है, प्लस में और जितना बड़ा छोटा नंबर होगा माइनस का, उतना वो अपने आप में बड़ा होता है, ठीक है। तो ये इंटीजर्स की बात हुई। अब इंटीजर्स के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखो फिर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर
क्या होते हैं हमारे, हिंदी में कहे तो प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 से शुरू होने वाले नंबर हैं, और प्लस इन्फिनिटी तक जो है ये चले जाते हैं। अब नेचुरल नंबर को भी हमने दो तरीके से बांटा हुआ है ना। आगे पढ़ते हैं, नेचुरल से पहले एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूँ। जैसे हमने अभी पढ़ा था इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में हमने पढ़ना है कि इसको भी दो तरीके से हम बांट लेते हैं, बस ओड और इवन, आपको पता भी होगा। ओड और इवन आपने सुने होंगे। ओड मतलब विषम हम कह देते हैं, इवन हम कह देते हैं सम संख्याएं। कि वैसी संख्याएं आप याद रखिए कि जो दो से भाग नहीं होती, ऐसा कह लो, और जो दो से भाग हो जाती हैं उसको हम कहते हैं इवन नंबर, है ना। या आप ऐसा कहिए जिसके एंड का जो डिजिट है, एंड डिजिट क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, अगर ये किसी नंबर के एंड में लिखे हुए हैं तो वो क्या है, अपने आप में ओड नंबर है। और किसी के पीछे 0 2 4 6 8 ये सारी बातें लिखी हुई हैं तो आपके क्या है, इंटीजर्स में कह देते हैं हम, सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं। फिर जरा देखिए, अब छोटी सी बात है, ये बड़े काम की चीज है, मेरे ध्यान आ गई, अभी बता देता हूँ मैं आपको क्या है कहानी। देखो, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बहुत बार आपको चीजें सिखाए गए हैं, और बहुत जगह हेल्प भी मिलती है। कि कई बार हमें जल्दबाजी में आंसर मार्क करना होता है, तो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें हेल्प करती है। कैसे, समझो क्या। देखो, दो चीजें ध्यान रखना। अगर आप कभी भी क्या कर रहे हो, ओड में कोई ओड नंबर ऐड कर रहे हो, जैसे यहाँ 3 लिख दूं, यहाँ 5 लिख दूं, आंसर क्या आ रहा है, 8। आप क्या कहोगे कि जी आंसर तो आ रहा है इवन। तो जब भी ओड में ओड जोड़ा जाए, या अगर मैं कह दूं ओड माइनस ओड, तो क्या आएगा, जैसे मैं 5 में से 3 घटा दूं तो आंसर क्या आ रहा है, 2। तो यहाँ आप देखोगे क्या आ रहा है, इवन। तो एक बात मुझे पता चली कि जब दोनों चीजें सेम हो, दोनों तरफ क्या लिखा हो, ओड ओड विषम विषम संख्याएं लिखी हो, तो जब भी हम जोड़ रहे होंगे या घटा रहे होंगे, तो हर बार क्या आ रहा होगा, इवन मेरा आंसर आ रहा होगा। दूसरी बात, अब इवन के साथ क्या कर दो आप, इवन जोड़ दो या घटा दो, इवन जोड़ दो या इवन घटा दो। कैसे, जैसे यहाँ 4 में से 2 घटा दो, 2 आएगा, जोड़ दो तो 6 आएगा, और यहाँ 4 में से 2 घटा दो तो 2 आएगा। तो हर बार क्या आ रहा है, आंसर मेरा इवन ही आ रहा है। तो एक चीज यहाँ से ध्यान रखना कि दोनों चीजें सेम हो, या तो ओड ओड हो या इवन इवन हो, आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, इवन रहेगा। आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, अगर दोनों चीजें सेम हैं, दोनों ओड हैं, दोनों इवन हैं, तो आंसर हमेशा इवन रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब चीजें चेंज कैसे होंगी, जैसे इवन में मान लो हमने ऐड कर दिया ओड, जैसे यहाँ 4 था, हमने ऐड कर दिया 3, तो आंसर मेरा क्या आया, 7। तो यहाँ से आप आंसर देखोगे क्या आ गया, ओड। तो जब अपोजिट हो जाती हैं तो हमेशा आंसर क्या रहेगा, रहेगा। आप माइनस कर लो, माइनस करते तो हम क्या करते, इवन में से मान लो माइनस कर रहा हूँ मैं ओड, या ओड में से इवन माइनस कर लो, बात एक ही है। तो जहाँ 4 में से मैं 3 माइनस करूंगा, आंसर क्या, एक, एक मेरा क्या होता है, ओड होता है। तो जब चीजें अपोजिट होंगी, इवन और ओड होंगे दोनों, तो आंसर प्लस माइनस में हमेशा क्या आएगा, ओड। और दोनों सेम होंगी तो प्लस माइनस में क्या होगा, इवन आंसर आता है। तो इस बात का ध्यान रखना। मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, जैसे अगर मैं ओड ओड की मल्टीप्लाई करूं, जैसे 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना है, 15, तो आपका आंसर भी क्या होगा, ओड ही होगा। मान लो मैं इवन और इवन की मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 आया, तो आंसर भी मेरा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। और अगर मैं ओड की इवन के साथ कर दूं मल्टीप्लाई, कैसे, जैसे 3 की अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो ध्यान रखना, इवन के साथ मल्टीप्लाई, अगर किसी भी नंबर में एक इवन नंबर आ जाए और मल्टीप्लीकेशन है, तो हमेशा आंसर क्या रहेगा, मेरा इवन रहेगा, सम संख्या मेरा आंसर वहां से आ रहा होगा। हो सकता है कि आपको सारी चीजें ठीक से समझ आ गई होंगी। ऐसे ही नोट डाउन करना चीजों पे। देखो, अब इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में, ये बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। तो ये हुई इंटीजर्स की बात, इंटीजर्स में हमने पढ़ा ऑड इवन। आगे बढ़ जाते हैं, नेचुरल नंबर की बात होगी कि प्लस इन्फिनिटी से जो है हमारा 1 से लेकर प्लस प्लस इन्फिनिटी तक जो जाते हैं वो सारे क्या है, हमारे नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर आता है नेचुरल नंबर को हमने डिवाइड कर लिया प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्या इनको कहा जाता है। वैसे नंबर, है ना, दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, एक को हम कहते हैं फैक्टर, और एक होता है मल्टीपल, है ना। फैक्टर मतलब गुणनखंड, और मल्टीपल मतलब गुणज, हिंदी में कहते हैं इनको, है ना। कई बार अगर हिंदी मीडियम में लिखा है तो इस तरीके से।
फैक्टर का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ मैंने 6 लिखा है, तो 6 फैक्टर का मतलब ये है कि 6 किस किस से भाग होता है, 1 से, 2 से, 3 से और फिर 6 से। तो ये क्या है, इसके फैक्टर हैं किस किस नंबर को। अगर मल्टीपल की मैं बात कर रहा हूँ तो कैसे लिखूं, 6, 12, 18, 24, मतलब पहाड़ा टेबल, एक तरीके से आप कह दो ये इसके सारे क्या है, मल्टीपल है, गुणज है। तो ध्यान रखना फैक्टर और मल्टीपल में पहली चीज। तो यहां से हमें ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर कहने का मतलब कि वो दो चीजों से भाग होता है, किससे। पहली चीज, एक फैक्टर जो उसका होगा 1 होगा, और दूसरा होगा इटसेल्फ द नंबर, कि वही संख्या जिससे आप भाग करो। जैसे अगर मैं कहूँ 5 किस किस से भाग होता है, तो आप कहोगे जी 5 को अगर आप 1 से भाग करोगे तो हो जाएगा, और या फिर 5 को 5 से भाग करोगे तो हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ जिसके दो फैक्टर होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। तो प्राइम नंबर्स में भी आपको काफी सारी चीजें ध्यान रखनी है। क्या याद रखना है, पहला काम। देखो अब बड़े काम की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, है ना, छोटी छोटी बातें पर मोटी बातें, समझो। अब देखो क्या क्या याद रखना है। पहला काम हमें याद रखना है कि भाई स्मॉलेस्ट प्राइम अगर हमें पता करना है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, बताना जरा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है मेरा क्या होता है, 2। या आपको कह दें स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट प्राइम या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, दोनों बातों में क्या होगा, दो ही आंसर होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम सबसे छोटा प्राइम नंबर कह दे, या स्मॉलेस्ट इवन नंबर कह दे जो प्राइम है, तो भी हम क्या कह रहे होंगे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या एक ही है मेरी, और वो क्या है, 2। या फिर मैं कह दूं स्मॉलेस्ट सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर, कि विषम भी हो, प्राइम भी हो और सबसे छोटा भी हो, तो फिर आप कहोगे 3, ना कि 2। याद रखना है ना। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है भाई, कि सबसे छोटा आपसे पूछे, स्मॉलेस्ट प्राइम पूछे तो आप कहोगे 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम पूछे तो भी आप कहोगे 2, और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कहोगे तो भी क्या कहेंगे हम, 3। ठीक है। तो दो के बारे में आपको जानकारी ध्यान रखनी है, बड़ा काम की चीजें हैं। दूसरी बात, एक पेयर आपको याद रखना है, 3, 5, 7 का। ये पेयर हमेशा याद रखना है, इस पे एक तगड़ा क्वेश्चन बनता है, आगे मैं कराऊंगा आपको। ये अकेला ऐसा पेयर है जो तीन अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्या, और तीनों के बीच गैप कितने का है, 2-2 का है। तो अकेला ये ऐसा पेयर है जिसके बीच में गैप 2-2 का है और 3 प्राइम नंबर है ना। इसके अलावा जितने भी आप आगे नंबर देखोगे, किन्हीं भी 3 प्राइम नंबर के बीच गैप 2-2 का नहीं होगा, कि लगातार होंगे, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, एक तरीके से कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर हम कहेंगे इनको, कि लगातार हैं ये तीनों के तीनों प्राइम है, और गैप कितने का है यहाँ, 2, 2 का गैप आप देखोगे। इसके अलावा जैसे आगे 11, 13, इनमें तो 2 का गैप है, पर अगला नंबर 15 प्राइम ही नहीं है। तो अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, आप कमेंट करोगे क्या। आपके लिए काम ये है कि आपको लिखना है 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 से 100 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से 200 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर हैं। तो आपके लिए काम ये है कि आपको पता होना चाहिए। और मैं बता देता हूँ कि 1 से 1000 में जो हमारे होते हैं वो होते हैं 168, है ना। ये आपके लिए बड़ा हो जाएगा। तो मैं ये बता देता हूँ कि 1 से 1000 तक की संख्या में अगर प्राइम नंबर पूछे तो 168 होते हैं। इसके अलावा ये तीनों आपको बताने की जो है, हमारा 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, और 1 से 200 तक। अगर आपका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, देखो समझो, अगर आपका मैथमेटिक्स सच में बहुत ज्यादा वीक है, तो आपको हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना है। मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, समय के साथ इन चीजों को पढ़ाते भी होंगे तो एक बार जरा दिखा देते होंगे ये सारी सारी चीजें हैं, ये आपको करना है। पर मैं आपको सारी चीजें बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी एक एक चीजें नोट डाउन करनी है। मैं खासकर उन्हीं लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको मैथ से बिल्कुल नफरत हो चुकी है, कि उनका कहीं से भी भला हो ही नहीं रहा। और मैं उन उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा आने वाले वीडियोस में, कि देखो दो दो लोग होंगे हमारे पास, एक जिसको कुछ नहीं आता, मतलब उसको भी नहीं आता, और दूसरा जिसको आता है पर उतना नहीं आता जितना सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो आपको भी वेट करना है, जिनको आता है थोड़ा सा, सारी चीजें हो सकते हैं कि आपने कुछ इनमें से ना पढ़ा हो, और उसको तो भाई देखना ही है जिसको कुछ नहीं आता। तो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है, जितना आप उसमें इन्वॉल्व होगे उतना वो आपको आने लग जाएगा। ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के बारे में बात हुई, ध्यान रखना है।
यहाँ से एक पेयर आप याद रखो, कंजुकेटिव है, तीनों के तीनों, गैप कितने का है, 2 का। और आपके लिए क्वेश्चन ये 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक की और 1 से 200 तक की अभाज्य संख्या आप कमेंट करोगे नीचे, और फिर जो है बाकी मैं अगली वीडियो में आपको आंसर भी बता दूं। चलो, फिर आता है कंपोजिट नंबर, इसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य मतलब जो भाग होने वाली है। अब समझो वही कहानी, इससे पहले हमने पढ़ा कि वो सारी चीजें क्या हैं, हमारे प्राइम नंबर हैं जिनके फैक्टर कितने हैं, 2। मतलब एक तो खुद से भाग और एक एक से भाग। यहाँ क्या है, वो सारी चीजें जिनके फैक्टर्स क्या हैं, जिनके गुणनखंड क्या हैं, या भाग होने वाली मोर देन 2 है। है ना, मोर देन 2 है, 2 से ज्यादा अगर उनके क्या है फैक्टर्स हैं, अभाज्य संख्याएं, वो होती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। पर यहाँ क्या है, 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, भाज्य संख्या होती है। समझो कैसे, जैसे मान लो मैं कह दूं 4, तो 4 किससे भाग होता है, 4 1 से हो जाएगा जी, 2 से हो जाएगा जी, 4 से हो जाएगा। तो आप फैक्टर अगर गिन रहे हो, तो फैक्टर गिनिए, यहाँ कितने फैक्टर हो गए इसके, 3 फैक्टर हो गए। तो मोर देन 2 अगर हो गया तो ये मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ भी 2 3 चीजें ध्यान रखनी है। अब एक जो नंबर है ना, एक संख्या है, उसके बारे में बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब देखो, मैंने कहा कि प्राइम तो वो होते हैं कि जिसके 2 फैक्टर हों, और 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हो किसी के, मोर देन 2 हो, तो वो होता है कंपोजिट। पर एक किससे भाग होता है, एक तो सिर्फ एक से ही भाग होता है, इसके अलावा किसी से भाग नहीं होता। तो इसलिए ध्यान रखना, इसलिए कहा जाता है कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि उसके फैक्टर क्या हैं, उसके फैक्टर कितने होते हैं, उसके फैक्टर एक ही होता है जो एक से भाग होता है। तो कंपोजिट होने के लिए आपको मोर देन 2 फैक्टर चाहिए, और इसके लिए आपको 2 फैक्टर चाहिए प्राइम नंबर्स के लिए। तो ये दोनों में से उठ नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है वन इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट। अब समझो जरा कहानी, है ना। अब कंपोजिट के बारे में, जैसे हमने प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ बात याद रखी, यहाँ भी आपको कुछ चीजें याद रखनी है। समझो पहला काम, कि जो 4 है हमारा, क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है कंपोजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट। या फिर आप कहिए स्मॉलेस्ट है इवन कंपोजिट है। दोनों ही बातें क्या है मेरी, सेम सेम बातों का आंसर कर रही हूँ, 4 का आंसर कर रही हूँ, ठीक है। तो 4 ही क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट कह लो। जैसे 2 वहां प्राइम भी था और इवन प्राइम भी था, ऐसे ही यहाँ 4 क्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट आप कह लो, सम संख्या है, भाज्य संख्या है। फिर जो आता है, इसके अलावा आपसे कहा जाए कि नो, नो जो होता है हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर होता है, ओड कंपोजिट होता है, सॉरी, प्राइम नहीं, ओड कंपोजिट। प्राइम क्या होता है, प्राइम आपका 3 होता है, ओड कंपोजिट की विषम है और भाज्य है ना। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कई बार ये ऐसा नहीं है कि आपसे सीधा पूछेगा कि इनमें से ये बताओ कि स्मॉलेस्ट ओड प्राइम या कंपोजिट, कोई ऐसा बताओ नहीं। ये बड़े क्वेश्चन हल करने में आपकी हेल्प करते हैं, कि बड़ा एक क्वेश्चन बना रहा होगा तो वो क्या करता है, मैथमेटिक्स ऐसा तो है नहीं कि आपसे ही कहेगा कि भाई परसेंटेज है तो मैं बस परसेंटेज ही पूछूंगा, उसमें रेशियो नहीं करूंगा, उसमें स्पीड नहीं घुसाऊंगा, या कोई और चीज नहीं करूंगा। तो वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है भाई, सारे चैप्टर आपस में इंटरलिंक करके भी पूछ सकता है। ऐसे ही क्या है, एक कंसेप्ट दूसरे से जुड़ा हुआ है, सारी चीजें यहाँ जुड़ी हुई हैं। इसलिए कई बार क्या है, आप एक चीज सीख लेते हैं, दूसरा जो है उसका कंसेप्ट आपको नहीं पता होता, तो एग्जाम में कई बार वो क्वेश्चन नहीं भी होते हैं। तो आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें पर मोटी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक टर्म जिसको हम कहते हैं को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, है ना। को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, इसको कहते हैं सह अभाज्य, है ना। को मतलब सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब, सह मतलब साथ वाले के साथ, कैसे। अब यहाँ ध्यान रखना कि इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। कुछ भी कॉमन होने का मतलब क्या है, कि इनका जो है एचसीएफ बस एक हो सकता है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट, बड़े से बड़ा, कॉमन, दोनों में हो, फैक्टर, गुणनखंड। कि कोई भी ऐसा नंबर ना हो उनमें जिसके अंदर से, जैसे हम कॉमन निकालते हैं या काटते हैं, कि हम, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि एक से ऊपर वाले के साथ दोनों को काट दें। जैसे मैं 16 और 8 लिख दूं, आप काट सकते हो इसको 8 पे, है ना, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई कोई भी नंबर, जैसे हमने यहाँ 8 पे काटा, तो आप एक से बड़ा नंबर कोई भी हो वो आप ले ही नहीं सकते वहां, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए,
है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेरे को प्राइम होते हैं। समझो जी कैसे, जैसे मैं कह दूं 5 और 7 मेरे दो नंबर है, पहली चीज यहाँ कम से कम दो नंबर आपको चाहिए होंगे। तो 5 और 7 में क्या कुछ कुछ भी कॉमन है? एक के अलावा नहीं, एक ही है। फिर मैं कह दूं, मान लो यहाँ लिख दूं आपको 5 और 9 मैंने लिख दिया, या मैं 5 और 8 लिख दूं, क्या यहाँ कुछ भी कॉमन है? नहीं, एक है। फिर मैं कह दूं 16 और 25 मैंने लिख दिया, क्या इनके बीच कुछ भी कॉमन है? नहीं, सिर्फ एक ही है। तो ध्यान रखना, रिलेटिवली प्राइम जो होता है या को प्राइम जो होता है, ये नंबर आप बताओ क्या है? खुद एक प्राइम नंबर है। ये भी क्या है? खुद एक प्राइम नंबर है। ये भी मेरा क्या है? प्राइम नंबर है, पर ये क्या है? मेरा कंपोजिट नंबर है। ये मेरा कंपोजिट नंबर है, ये मेरा क्या है? कंपोजिट। तो रिलेटिवली प्राइम होने के लिए एक बात ध्यान रखना, कि दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है। कि दोनों संख्याएं अभाज्य हों तभी रिलेटिवली प्राइम नहीं होगी। ऐसे कोई भी दो नंबर दोनों के दोनों प्राइम हो सकते हैं, दोनों के दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, या एक कंपोजिट एक प्राइम भी हो सकता है। पर ध्यान रखना, उनके बीच हाईएस्ट कॉमन चीज क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, एचसीएफ एक होना चाहिए, कि वो किसी भी ऐसे नंबर से ना कटें एक के अलावा, तो वो सारे के सारे आपस में क्या है? प्राइम होंगे। तो कोम प्राइम के लिए जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर प्राइम हो। एक प्राइम हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, दोनों प्राइम हो सकते हैं। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर उनको कहा जाता है। ट्विन प्राइम का मतलब ये है कि वैसे प्राइम नंबर जिनमें गैप कितने का हो? दो का। जैसे यहाँ 5 और 7, इनमें गैप देखोगे तो दोनों के दोनों, पर यहाँ कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए, क्योंकि ट्विन है भाई। ट्विन जुड़वा का मतलब क्या है? जुड़वा भाई कहने का मतलब क्या है? कि दोनों लड़के होने चाहिए। जुड़वा बहनें कहने का मतलब क्या है? तो यहाँ ट्विन प्राइम कहने का मतलब ये है कि दोनों प्राइम होने चाहिए, और दोनों के बीच गैप कितने का होना चाहिए? दो का। जैसे 11 और 13, 17 और 19, ये आपके क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है। 31 और 33 क्या ट्विन प्राइम है? नहीं, क्योंकि 33 तो प्राइम ही नहीं है। भले इनके बीच गैप दो का, पर 33 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। तो ट्विन प्राइम का मतलब ये है गैप दो का, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। फिर आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ये होता है, जैसे एक छोटा सा नंबर मैं ले लेता हूं आपके लिए, जैसे 6। अब 6 के आप मुझे फैक्टर बताइए। पहला हमें करना है फैक्टर। तो फैक्टर से हम करेंगे, फैक्टर कहने का मतलब किससे भाग होता है? एक से। फिर आप कहोगे दो से, फिर ये तीन से, और खुद 6 से भी। परफेक्ट नंबर का मतलब ये होता है कि इस नंबर को, खुद इस नंबर को, जो इसका एक फैक्टर है, इसको छोड़ के बाकी सबका जोड़ करें। जोड़ दिया, तो जोड़ करने के बाद वही नंबर आ जाए जिसके आपको फैक्टर बनाए थे। समझो जरा क्या, कि वैसे नंबर जिनके फैक्टर का सम, फैक्टर में ही खुद 6 भी आता है, उस खुद उस नंबर को छोड़ के उनका जो सम है खुद उस नंबर के बराबर आ जाए, तो वो सारा के सारे क्या है? परफेक्ट नंबर। कि जैसे वो जिस जिससे भाग होता है, उनको उनका अगर सम कर रहे होंगे, उसमें वो खुद नंबर नहीं लेना। जैसे 6 का फैक्टर भी है, तो 6 को नहीं लेना, जो नंबर आप ले रहे हो वो नहीं लेना है। बाकी सब बचे हुए जो हैं, उनका अगर आप जोड़ कर दो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे मेरे? अगर वो 6 के बराबर, उसी के बराबर, उसी नंबर के बराबर आ गया, तो वो परफेक्ट नंबर है। जैसे एक 28 भी है यहाँ। तो 28 किस किस से भाग होता है? एक से, दो से होता है, चार से होता है, 7 चौका 28 होता है, 14 होता है, खुद 28 होता है। तो ये सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे कि क्या है ये इसके। अब हमें क्या करना है? 28 उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है, तो बाकी सबको जोड़ेंगे। 14 और 7 21, 25 और दो 27, और एक 28। तो 28 के बराबर ही जोड़ आ गया, तो 28 भी हमारा क्या है? परफेक्ट नंबर है। कि जैसे आपसे कहते हैं कि 12 परफेक्ट नंबर है, देखो जरा, एक से होता है, दो से होता है, तीन से, चार से, छह से, और खुद 12 से। तो 12 नहीं लेना है पहली चीज। 6 और 4 10, और 10 और 3 13, ये तो क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। तो है ना। अब देखो, पहले आपको क्या करना है, जितना मैंने पढ़ाया उसी के नोट्स बनाने हैं, इन्हीं नंबर पे बेस्ड आगे जो है कुछ क्वेश्चन हैं जैसे ये लिखे हुए हैं। जितना मैंने पढ़ा है ये तभी करेंगे जब आप पहले का देख चुके होगे और थोड़ा सा उस पे काम कर चुके होगे, फिर इन पे क्वेश्चन करना हम शुरू करते हैं। और मुझे बताना कि 28 के अलावा कोई भी एक परफेक्ट नंबर जो आपको पता है, कमेंट कर देना आप नीचे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। छोटी छोटी क्लासें रखेंगे, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आपको। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं सिलेबस धीरे धीरे करके स्पीड हम पकड़ देंगे। सारी चीज़ें थोड़ा सा आपका और मेरा ट्यूनिंग बन जाएगा, तब चीज़ें हम ज़्यादा फास्टली कर पाएंगे। तो चलो।